नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू राजस्थान अखाड़ा। मेरा नाम है सिद्धार्थ शर्मा और हम पढ़ रहे हैं सोशियोलॉजी। अभी तक सोशियोलॉजी में हमने कास्ट कंप्लीट किया है। अभी तक सोशियोलॉजी में हमने कास्ट कंप्लीट किया है, क्लास कंप्लीट कर लिया, संस्कृताइजेशन कंप्लीटेड, वेस्टर्नाइजेशन कंप्लीटेड, और आज हम पढ़ेंगे सेकुलराइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। हम पढ़ रहे हैं प्रोसेस ऑफ चेंज कि किस तरह सोसाइटी में बदलाव आता है, उन बदलाव के कारण क्या होते हैं और उन कारणों से जो बदलाव उत्पन्न होता है उस बदलाव से सोसाइटी में क्या चेंजेस आते हैं। ठीक है, हमें इस पर्टिकुलर टॉपिक में सिर्फ सेकुलराइजेशन की डेफिनेशन पढ़नी है कि सेकुलराइजेशन होता क्या है, इस सेकुलराइजेशन के कारण क्या है कि किस वजह से सेकुलराइजेशन होता है, और सोसाइटी पर ये जो चेंज हो रहा है सेकुलराइजेशन की वजह से इसका इम्पैक्ट क्या होता है। ठीक है, सीधे सीधे सेकुलराइजेशन के इम्पैक्ट पर भी आरएस मेंस 2021 में एक 5 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है। राइट डाउन द इम्पैक्ट्स ऑफ सेकुलराइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी। ठीक है, या फिर ये क्वेश्चन था हाउ सेकुलराइजेशन इम्पैक्टेड इंडियन सोसाइटी ऑन ए ब्रॉड स्केल। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन यहाँ बन के आते हैं। ग्लोबलाइजेशन के बारे में भी हम डेफिनेशन पढ़ेंगे इसकी। सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ने के बाद हम चलेंगे ग्लोबलाइजेशन कैसे हो रहा है, इसके इम्पैक्ट विभिन्न डायमेंशंस में किस तरह के हैं, किस तरह से सोशल वेस्टर्न ये जो ग्लोबलाइजेशन है, भूमंडलीकरण, वो कैसे सोसाइटी को इम्पैक्ट कर रहा है। ठीक है, ये सारी चीजें शुरू करते हैं हम। सबसे पहले पढ़ते हैं सेकुलराइजेशन। ठीक है, सेकुलराइजेशन जो कीवर्ड है वो सेक्युलरिज्म से डेवलप हुआ है कि द प्रोसेस ऑफ सेक्युलरिज्म जो होता है कि धर्मनिरपेक्ष जो चीज है, कि धर्मनिरपेक्ष होना, कि धर्म से आपके एक्शंस पर कोई फर्क ना पड़ना। ठीक है, पॉलिटिक्स के एक्शंस पर कोई फर्क ना पड़ना, उसे हम सिंपल भाषा में अगर कहें तो धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है। ठीक है, उसका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, और अगर डेफिनेशन के तौर पर चलें तो सेक्युलरिज्म मींस सेपरेशन ऑफ स्टेट फ्रॉम रिलीजन, कि जो स्टेट है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, जो गवर्नमेंट ऑफ एनी नेशन है, वो रिलीजन से पूरी तरह से डिस्कनेक्टेड है। उसका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, और ना तो रिलीजन स्टेट को इन्फ्लुएंस कर रहा है और ना स्टेट रिलीजन को इन्फ्लुएंस कर रहा है। इनके बीच में कोई कनेक्शन का ना होना ही एक आइडियल डेफिनेशन है सेक्युलरिज्म की। सेक्युलरिज्म के बारे में अगर पूछा जाए तो सीधी सीधी बात है कि स्टेट और रिलीजन, इन दोनों का आपस में कोई कनेक्शन ना होना ही सेक्युलरिज्म कहलाता है। ये एक आइडियल डेफिनेशन है, पर कहीं पर ऐसा होता है, कहीं पर ऐसा नहीं होता। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हम थोड़ा सा इस जो डेफिनेशन है उससे डेविएट हो गए हैं। ठीक है, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हम क्या करें कि हमारे लिए सभी धर्म समान है, लेकिन जो रियल डेफिनेशन ऑफ सेक्युलरिज्म है, जो आइडियल चीजें जिसकी हम बात की जाए तो वो है कि स्टेट पॉलिटिक्स जो है, गवर्नमेंट जो है, लेजिस्लेचर, लॉज जो भी बनेंगे वो, और रिलीजन धर्म जो है, उन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन, कोई इंटरफेरेंस कुछ भी ना हो। ठीक है, ना ये, ना स्टेट रिलीजन के कामों में दखल अंदाजी करे, ना रिलीजन जो है वो स्टेट के कामों में दखल अंदाजी करे, या कोई भी एक्ट पास करे, या कोई भी चीज रिलीजन को टारगेट करती हुई वो नहीं होगी। उसे हम क्या कहते हैं, सेक्युलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता। ठीक है, ये चीज किसने दी, ये बात, ये टर्म सबसे पहले बताया जेम्स जैकब हॉलियॉक। ठीक है, जेम्स जैकब हॉलियॉक है ये। ठीक है, हॉलियॉक ने ये सबसे पहले टर्म डिवाइस किया सेक्युलरिज्म। लेकिन हम पढ़ क्या रहे हैं, हम सेक्युलरिज्म नहीं पढ़ रहे हैं। सेक्युलरिज्म एक चीज है, लेकिन जो चेंज जो हो रहा है सेक्युलरिज्म की वजह से, धर्मनिरपेक्ष की वजह से जो सोसाइटी में चेंज आ रहा है, उस चेंज को क्या कहा जाता है, सेक्युलराइजेशन। ठीक है, सोसाइटी में धर्मनिरपेक्ष जो एक आइडियोलॉजी है, उस आइडियोलॉजी की वजह से जो बदलाव सोसाइटी में आ रहे हैं, उस बदलाव को सेक्युलराइजेशन कहा जाता है। ये टर्म किसने दिया, जेम्स जैकब हॉलियॉक ने। ठीक है, इसने क्या कहा, इसने ये कहा कि जब किसी भी देश में उस देश की सरकार, वो स्टेट लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, कुछ भी जो भी है, जुडिशरी, वो पूरी तरह डिस्कनेक्टेड हो जाती है रिलीजन से। ठीक है, उनके बीच में कोई कनेक्शन नहीं रहता, वो दोनों चीजें सेपरेट आइडेंटिटीज होती हैं, ना ये इसको डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करती है, ना ये स्टेट को डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है। ऐसी स्थिति को हम कहते हैं सेक्युलरिज्म। ये एक आइडियोलॉजी है, और इस आइडियोलॉजी की वजह से सोसाइटी में जो भी चेंजेस होते हैं, उन चेंजेस को हम कहते हैं सेक्युलराइजेशन। ठीक है, आगे चलते हैं। सेक्युलराइजेशन एक साइंस और लॉजिक है
इसका बेस है साइंस और लॉजिक, ठीक है, ये जो भी चेंज हो रहा है, ठीक है। द प्रोसेस वेयर अनसाइंटिफिक इफेक्ट्स ऑफ रिलीजन आर एलिमिनेटेड, ठीक है, कि रिलीजन को अंधी तरीके से फॉलो ना करना, ठीक है, उसको साइंटिफिकली सोचना, लॉजिकली सोचना, रेशनली सोचना उस चीज को, और उसके जो नेगेटिव इफेक्ट्स हैं, जो नेगेटिव कस्टम्स है, जो रिचुअल्स है, जो रिलीजन ने सोसाइटी में चला रखे हैं, उनको नजरअंदाज कर देना, उनको अबेंडन कर देना, उनको त्याग देना सोसाइटी द्वारा, ये कहलाता है सेक्युलराइजेशन। कि धर्म ने कह दिया कि ऐसा करना है, लेकिन आपने पूछा कि क्यों करना है ऐसा, क्या ये साइंटिफिकली प्रूवन है, क्या ये लॉजिकली करेक्ट है, क्या ये रैशनली अप्रोप्रिएट है। अगर है तो वो कस्टम, वो पर्टिकुलर रिचुअल जो धर्म ने आपको बताया है वो एक्सेप्ट होगा, और नहीं है, अगर वो अनसाइंटिफिक है, अनरेशनल, इरेशनल है, ठीक है, और अनसाइंटिफिक है, तो वो चीजें एलिमिनेट हो जाएंगी। इस चीज का जो बेस होता है, इस लॉजिक को जो टेस्टिंग का जो बेस होता है, जो फाउंडेशन होता है, वो होता है लॉजिक एंड साइंस, ठीक है। या तो साइंटिफिक होना चाहिए, या लॉजिकल होना चाहिए, या रैशनल होना चाहिए। अगर इन तीनों में से वो पर्टिकुलर कस्टम, रिचुअल या ट्रेडिशन नहीं है, तो उस चीज को त्याग दिया जाएगा। चाहे धर्म के बारे, धर्म या धर्म की कोई भी ग्रंथ उसके बारे में कितनी ही तारीफ करके लिखे, अगर वो चीज, पर्टिकुलर कस्टम अनसाइंटिफिक है, तो वो सोसाइटी द्वारा अबेंडन कर दिया जाएगा, उसका त्याग निश्चित है। इस तरह से जब चीजें होती हैं तो क्या होता है कि इस पर्टिकुलर चीज को, जो सेकुलराइजेशन सोसाइटी में डेवलप हुआ, कि पर्टिकुलर ये ग्रुप ऑफ रूल्स हैं, ये सोशल नॉर्म्स हैं, और इनमें ये पूरे कस्टम्स हैं, और इस कस्टम को हटा दिया गया, ये अनसाइंटिफिक था, ठीक है, ये अनसाइंटिफिक था। जब इस तरह से इन रूल्स को, कस्टम्स को हटाया जाता है, एलिमिनेट किया जाता है, अबेंडन किया जाता है, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन को क्या कहा जाता है? सेकुलराइजेशन। ये उस आइडियोलॉजी पे बेस है, जो आइडियोलॉजी ये कहती है कि स्टेट और रिलीजन के बीच में कोई कनेक्शन नहीं होगा। इस आइडियोलॉजी को हम सेक्युलरिज्म कहा जाता है, ठीक है। अब सेक्युलर जो एक वर्ड है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्टेक्स्ट की हम बात करें, चेंजेस इन सोसाइटी, हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है, प्रोसेस ऑफ चेंज। तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो हुआ था 1976 में, उसमें प्रीएम्बल में ऐड किया गया सेक्युलर वर्ड, ठीक है, कि हम धर्मनिरपेक्ष है। ये पूरी तरीके से, ब्रॉड तरीके से एक्सेप्ट जब किया गया 1976 में। लेकिन क्या ऐसा है कि हम उसके बाद ही सेक्युलर बने, उससे पहले हम सेक्युलर नहीं थे? तो ऐसा नहीं है। उससे पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फीचर्स थे, ठीक है, आर्टिकल 25, 26, 27, 28, चारों आर्टिकल्स फंडामेंटल राइट्स में थे, जो आपको लिबर्टी देते थे रिलीजन के पर्सपेक्ट में, रिलीजन के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। वो फ्रीडम ऑफ रिलीजन आपके पास पहले भी था, लेकिन अब इसको ओवर्टली, पूरी तरीके से क्लियरली मेंशन कर दिया गया है कि सेक्युलर जो है वो प्रीएम्बल में ऐड कर लिया गया, और सेक्युलर इज द बेसिक फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। बेसिक जो फीचर है वो सेक्युलरिज्म बनाया गया कब? 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बाद 1976 में। क्लियर? अब इंडियन सेक्युलरिज्म की हम बात करें तो ये थोड़ा अलग है, ठीक है। ये चीज मैं आपको पहले भी अभी मेंशन कर चुका हूं थोड़ा सा, लेकिन अब इस चीज को डिटेल में बात करते हैं। कि देखो, सेक्युलरिज्म की हमने डेफिनेशन पढ़ी। सेक्युलरिज्म की डेफिनेशन ये थी कि स्टेट और रिलीजन, इन दोनों चीजों में कोई कनेक्शन का ना होना, ये दोनों बिल्कुल डिफरेंट होना, कोई इंटरफेरेंस ये दोनों एक दूसरे को नहीं कर रहे, कोई इन्फ्लुएंस ये एक दूसरे को नहीं कर रहे। स्टेट अपनी तरीके से काम कर रहा है और रिलीजन अपनी तरीके से काम कर रहा है। ये बेसिक आइडियल डेफिनेशन है सेक्युलरिज्म की। अगर ऐसा है तो वो पर्टिकुलर कंट्री सेक्युलर है, और अगर ऐसा नहीं है तो वो सेक्युलर नहीं है। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में क्या होता है कि हमारी इंडियन सोसाइटी, हमारी इंडियन पॉलिटी इस तरह की बातों को नजरअंदाज करती है, और ये कहती है कि हमारे लिए सभी धर्म बराबर हैं, दे ऑल आर इक्वल इन द आईज ऑफ द स्टेट, ठीक है, कि हम किसी भी रिलीजन से भेदभाव नहीं करेंगे। अगर हम इस पर्टिकुलर रिलीजन को इतने फंड्स दे रहे हैं, या हमारे लिए ये पर्टिकुलर रिलीजन इतना इंपॉर्टेंट है, तो और जितने भी रिलीजन है वो सारे भी इक्वली इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। हम भेदभाव नहीं कर रहे हैं धार्मिक आधार पर। ये जो पर्टिकुलर आइडियोलॉजी है, ये जो थॉट है, इस थॉट का बेसिस है हमारा सेक्युलरिज्म। हम इसे सेक्युलरिज्म मानते हैं कि हम धार्मिक आधार पर अगर किसी से डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहे हैं, भेदभाव नहीं कर रहे हैं, तो वो चीज हम धर्म निरपेक्ष की उसमें ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ इस पॉइंट में क्या बताया गया है कि द एक्सप्लेनेशन ऑफ इंडियन सेक्युलरिज्म इज क्वाइट डिफरेंट, ये थोड़ा अलग है फ्रॉम अदर नेशंस, क्योंकि अदर नेशंस क्या कह रहे हैं? देयर इज नो कनेक्शन
There is no interference, no influence of religion on state or state on religion. ठीक है, कि ना ये इसको इन्फ्लुएंस कर रहा है ना ये इसको इन्फ्लुएंस कर रहा है, दोनों एक डिफरेंट आइडेंटिटीज हैं, दोनों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं होगा। लेकिन इंडियन सोसाइटी क्या कह रही है, इंडियन पॉलिटी क्या कह रही है कि हमारे लिए, हमारी नजरों में हम कनेक्शन रखेंगे, बिल्कुल रिलीजन का भी कनेक्शन पॉलिटी से होगा और पॉलिटी का भी रिलीजन से कनेक्शन होगा, लेकिन हमारे लिए सब बराबर होंगे, हमारे लिए कोई स्पेशल रिलीजन नहीं होगा और किसी से हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। ठीक है, नो ऑफिशियल रिलीजन ऑफ आवर नेशन, और हमारा कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं होगा। हम ऐसा नहीं करेंगे कि ये रिलीजन हमारा ऑफिशियल रिलीजन है, हमारे लिए सब बराबर है, सब इक्वल है और हमारा कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। हम किसी से स्पेशल ट्रीटमेंट हम किसी भी रिलीजन को नहीं देंगे। एंड आवर कल्चर इज बेस्ड ऑन सर्वधर्म समभाव। ठीक है, सर्वधर्म, सर्वधर्म, सर्व मतलब ऑल, धर्म मतलब रिलीजन और समभाव मतलब कि सबके प्रति सेम आस्था रखना, सबके प्रति सेम, सबको सेम वैल्यू देना, अपने भाव सबके प्रति समान होना ही सर्वधर्म धर्म समभाव की पॉइंट को वो करता है, करेक्ट करता है। ठीक है, तो हमारा जो कल्चर है वो बेस्ड है सर्वधर्म समभाव के ऊपर। हम किसी भी तरह ऐसा नहीं कर सकते कि हम सारे रिलीजन्स को त्याग दें और पॉलिटी जो है, जो इंडियन स्टेट है, वो विदाउट एनी रिलीजन को कंसिडर करते हुए चले। ठीक है, अगर हम किसी रिलीजन को बराबर रखेंगे और उस रिलीजन के विकास पे ध्यान देंगे तो इवेंचुअली उस रिलीजन के जितने भी लोग उस रिलीजन से कनेक्टेड हैं उनका भी विकास होगा। ठीक है, तो अब इस पर्टिकुलर पॉइंट की वजह से ही जो वेस्टर्न नेशंस हैं वो इंडियन नेशन को, इंडियन सोसाइटी को सेक्युलर सोसाइटी नहीं मानती। वो इसीलिए नहीं मानती क्योंकि हम कनेक्टेड हैं सारे नेशन से, हम सारे रिलीजन से कनेक्टेड हैं, हमारे लिए सभी रिलीजन समान है, हम उनसे डिस्कनेक्टेड नहीं हुए। ठीक है, हाँ, वही बात आ गई कि अदर नेशंस डू नॉट एक्सेप्ट इंडिया एज सेक्युलर स्टेट। ठीक है, क्योंकि पहली चीज तो हम सेक्युलर स्टेट की जो डेफिनेशन है उस डेफिनेशन को पूरी तरह उस पर खड़े नहीं उतरते। ठीक है, कि हम बिल्कुल डिस्कनेक्टेड उससे नहीं हुए, रिलीजन से हम अभी भी कनेक्टेड हैं और हम ये कह रहे हैं कि हम सबके लिए समान है। ठीक है, जो इंडियन स्टेट है वो उसके लिए सर्वधर्म सब समान है, हम किसी से स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं करेंगे और किसी रिलीजन को डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे। और भी इसके बहुत सारे पॉइंट्स हैं। इंडिया रिलीजियस टीचिंग्स जो है वो दी जाती हैं स्कूल्स में। ठीक है, रिलीजियस टीचिंग्स अगर दी जा रही हैं तो सीधी सी बात है एजुकेशन जो है वो स्टेट खर्चे पर हो रही है, और स्टेट जब एजुकेशन प्रोवाइड करवा रहा है तो वो एजुकेशन जो है वो रिलीजियस टीचिंग्स क्यों हो रही है। ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की एक बात आती है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड इंडिया में नहीं है, लॉ जो है वो सबके लिए सेम नहीं है। ठीक है, आर्टिकल 44 में ये कहा गया है, आर्टिकल 44 जो है DPSP का, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का आर्टिकल 44 ये कहता है कि इंडियन स्टेट को यूनिफॉर्म सिविल कोड इंप्लीमेंट करवाना चाहिए। लेकिन क्या ये हुआ है? नहीं। रिलीजन के आधार पर एक्ट्स अलग अलग हैं, सबके तौर तरीके अलग अलग हैं। ठीक है, हिंदू मैरिज एक्ट कोई और बात कह रहा है और किसी और धर्म का एक्ट जो है वो कोई और बात कह रहा है। तो इसकी वजह से ये जो लॉ है, जो कोड है सिविल कोड, वो यूनिफॉर्म नहीं है। जब हर रिलीजन का अलग अलग लॉ है, अलग अलग एक्ट हैं, तो फिर वो चीजें समान कैसे हुई? आप कह रहे हो सारे धर्म समान है, लेकिन वो उनको इतनी लिबर्टी दी हुई है, ये लिबर्टी फ्रीडम की बात हुई कि आप रिलीजन के आधार पर अपने एक्ट्स वगैरह जो भी धार्मिक रिलीजियस एक्ट्स हैं उनको आप कंट्रोल कर सकते हो, उनको आप चेंज कर सकते हो। तो ऐसी स्थिति में आर्टिकल 44 कहाँ इंप्लीमेंट हुआ? लेकिन आर्टिकल 44 को इन्होंने कहाँ ऐड किया है? डीपीएसपी में। डीपीएसपी जस्टिफिएबल नहीं है, ये स्टेट की प्रायोरिटी है, प्रेफरेंस है कि आप स्टेट को ये करना चाहिए, लेकिन स्टेट प्रतिबद्ध नहीं है कि वो ये चीज करेगा ही करेगा। लेकिन अगर ये चीज होती है तो ये इंडिया के लिए बेनिफिशियल होगी, सब सेम लॉ पे ही हर सिटीजन को रहना चाहिए। रिजर्वेशन इज ए गुड थिंग, लेकिन रिजर्वेशन का जो बेसिस है वो रिलीजन है, दिस इज नॉट गुड। ठीक है, आप एक जगह तो कह रहे हैं कि हमारे लिए सर्वधर्म समभाव की स्थिति है, हम सभी धर्मों को समान लेके चलते हैं, लेकिन फिर उसी रिजर्वेशन जो पॉलिसी है, उस रिजर्वेशन पॉलिसी का जो बेसिस आपने बनाया हुआ है वो रिलीजन बनाया हुआ है। क्यों ना उसको एजुकेशन बना दिया जाए कि पेरेंट्स की एजुकेशन अगर कम है तो बच्चों को रिजर्वेशन दिया जाएगा। क्यों ना उसको इकोनॉमिकल बना दिया जाए कि अगर आप पर्टिकुलर इस इकोनॉमी से हो तो आपको रिजर्वेशन दिया जाएगा। क्यों ना उसको रीजनल बना दिया जाए कि अगर आप ट्राइबल एरिया से आते हैं तो आपको रिजर्वेशन दिया जाएगा। ठीक है, क्यों? उसका जो बेसिस है वो रिलीजन बना रखा है। अगर उसका बेसिस रिलीजन बना हुआ है तो हर अलग अलग रिलीजन का रिजर्वेशन पॉलिसी अलग अलग हो गई,
जब सब रिजर्वेशन सेम लेवल पर आ ही नहीं पाए तो फिर वो सेक्युलरिज्म कैसे हुआ, फिर वो इनइक्वलिटी नहीं कहें क्या उसको हम। फाइनेंशियल ग्रांट प्रोवाइड की जाती है रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को, जितने भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस होते हैं उसको फाइनेंशियल ग्रांट, पैसा, फंड्स प्रोवाइड कराया जाता है। हज यात्रा के लिए फंड दिया जाता है, और भी बहुत सारी चीजों के लिए फंड अवेलेबल कराया जाता है, किसके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये सारी जो चीजें हैं, ये इनका बेस क्या है, इनका बेस रिलीजन है। जब रिलीजन के आधार पर आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो तो फिर आपके लिए ये सारी चीजें सेम कैसे हैं। तो ये जो कुछ चीजें हैं, इन चीजों की वजह से चीजें, वो जो आइडियल डेफिनेशन ऑफ द सेक्युलरिज्म है उसको हम अचीव नहीं कर पा रहे। और जब आइडियल डेफिनेशन को हम अचीव नहीं कर पा रहे तो जो वेस्टर्न नेशंस हैं वो नेशंस ये कह रहे हैं कि आप सेक्युलर नहीं हो। ठीक है, अब कुछ एफर्ट्स होने चाहिए। ठीक है, जब उन्होंने कह दिया सेक्युलरिज्म एक अच्छी चीज है, ये होना चाहिए, ठीक है, ये एक अच्छी आइडियोलॉजी है कि जब स्टेट और रिलीजन एक दूसरे को इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे तो वो उनका डोमेन दोनों का अलग अलग होगा और वो दोनों अपने अपने फील्ड में बेहतर करने की कोशिश करेंगे। जब वो एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेंगे तो डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा इन द सोसाइटी एंड इन द नेशन, दोनों ही जगहों पर। तो अगर ये चीज सामने आ रही है कि हमारा देश सेक्युलर नहीं है इन पॉइंटों की वजह से, तो हमें उसको सेक्युलर करने के लिए कुछ एफर्ट्स हमें करने पड़ेंगे, जिनके ऊपर हम ध्यान देते हैं। इस तरह का 5 नंबर का क्वेश्चन बन के आ सकता है कि some Western countries often says that India is not a secular country, है ना, mention 5 points that prove that India is not a secular country, or mention 5 points that proves that India is a secular country and Western nations are wrong। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है, some Western countries say that India is not a secular country because of this reason, mention any 4 or 5 points that prove that, mention any 4 or 5 efforts that prove that will make India secular। तो हम इसी क्वेश्चन के आंसर में चलते हैं कि एफर्ट्स। तो पहला एफर्ट तो हमने वही देख लिया, यूनिफॉर्म सिविल कोड शुड बी इंप्लीमेंटेड, जो 44 आर्टिकल 44 है डीपीएसपी का, उसको इंप्लीमेंट कराया जाए कि सभी कोई भी नेशन में कोई भी रिलीजन हो उसका एक्ट रूल वो सब सेम हो, एक सेम कोड से वो सब चले। यूनिफॉर्म सिविल कोड हो गया। पॉलिटाइजेशन ऑफ रिलीजन, धर्म का जो पॉलिटिक्स में जो यूज होता है धर्म का, कि धर्म के आधार पर वोट मांगना, कास्ट के आधार पर वोट मांगना, या ऐसे कैंडिडेट को खड़ा कर देना जो कैंडिडेट 50% पॉपुलेशन के रिलीजन वाला कैंडिडेट हो। ठीक है, कि वहां की पॉपुलेशन डेमोग्राफी को देखते हुए कास्ट कार्ड खेलना। ठीक है, ये सारी चीजें जो होती है ये पॉलिटाइजेशन ऑफ रिलीजन नहीं होना चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड पारित होना चाहिए। पॉलिटिक्स का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए रिलीजन में, कि जब इलेक्शन आए तो पॉलिटिकल कमेंट्स के ऊपर जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, जो आचार संहिता लगती है, उसकी वजह से जो इलेक्शन कमीशन है वो बहुत पैनी नजर रखे कि कोई भी व्यक्ति, किसी भी पॉलिटिकल एजेंट हुआ या पॉलिटिकल कैंडिडेट हुआ, वो किसी भी तरीके से रिलीजन को टारगेट करते हुए अपने फायदे के बारे में ना सोचे कि मैं रिलीजन को टारगेट करते हुए या ये पर्टिकुलर कमेंट दे दूंगा, ये पर्टिकुलर एड हम चला देते हैं रिलीजन को टारगेट करते हुए, या कोई भी पॉलिसी हम किसी पर्टिकुलर रिलीजन को बेनिफिट देने के लिए चला देते हैं। हम अपने शपथ पत्र में कहते हैं कि इस पर्टिकुलर रिलीजन को हम ये देंगे, उसकी वजह से पॉलिटिक्स में फायदा नहीं होना चाहिए। ऐसे कैंडिडेट्स को इलेक्शन कमीशन तुरंत प्रभाव से निरस्त करे। ठीक है, ये पूरा काम यहाँ पर अगर किसी की पावर होगी तो इलेक्शन कमीशन की होगी। उसके बाद हम चलते हैं, बेसिक एलिमेंट्स ऑफ रिलीजन शुड बी इंक्लूडेड इन करिकुलम, कि हम अगर रिलीजियस टीचिंग्स दे रहे हैं तो रिलीजियस टीचिंग्स में ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर धर्म के बारे में ही हम इन डेप्थ बताया जाए। ठीक है, बेसिक एलिमेंट्स ऑफ रिलीजन जो है, जैसे जैनिज्म या बुद्धिज्म में नॉन वायलेंस है, नॉन स्टीलिंग है। ठीक है, या हिंदू ट्रेडिशन में योगा का जो महत्व है, या किसी भी धर्म की बात ले ली जाए, उस धर्म में जो पर्टिकुलर एक बेसिक एलिमेंट्स है, जिस धर्म की वजह से वो धर्म चल रहा है, वो इनिशिएटिव, फाउंडेशन जो वैल्यूज है, फाउंडेशनल वैल्यूज, उनको करिकुलम में ऐड किया जाए। इन डेप्थ कोई भी एक पर्टिकुलर रिलीजन को ना पढ़ाया जाए, सारे ही रिलीजन का कम्युलेटिव तरीके से जो बेसिक वैल्यूज हैं वो बताई जाए बच्चों को। ठीक है, चाहे वो अहिंसा हो गया, चाहे वो आस्तेय हो गया, नॉन पोजेशन हो गया, जिस तरह से हम बुद्धिज्म या जैनिज्म में पढ़ते हैं, है ना, ये सारी चीजें। इकोनॉमिक असिस्टेंस टू माइनॉरिटीज, ठीक है, जो भी इकोनॉमिक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं उनको इकोनॉमिक असिस्टेंस देते हैं वो रिलीजन बेसिस पर नहीं होना चाहिए।
ठीक है, रिलीजन किसी भी चीज का बेस नहीं होना चाहिए। अगर पॉलिटिक्स हो रही है तो रिलीजन बेस नहीं होना चाहिए। अगर आप फंड वगैरह दे रहे हैं तो रिलीजन बेस नहीं होना चाहिए। इट बी नॉट गिवन ऑन सोशल एंड एजुकेशन स्टैंडर्ड्स इन द नेम ऑफ रिलीजन। ठीक है, should be given on the basis of social and educational standards। ठीक है, कि आपका जो सोशल स्टैंडर्ड है, आपकी इनकम ग्रुप कितनी है, आपकी ईयरली इनकम 8 लाख से कम है, तो आपको वो पर्टिकुलर बेनिफिट्स, वो फंड्स मिलने चाहिए। रिलीजन उसका कोई बेसिस नहीं होना चाहिए। वही रिजर्वेशन पॉलिसी वाला आ गया। ठीक है, फास्ट ट्रैक जस्टिस मिलना चाहिए किसको? जो राइट्स के विक्टिम्स होते हैं, जो भी रिलीजियस राइट्स वगैरह हो गए, पहली बात तो उनको कंट्रोल करना चाहिए, मीडिया को कंट्रोल करना चाहिए। ठीक है, पुलिस और जो भी सिस्टम है पूरा, एडमिनिस्ट्रेशन एंड पुलिस, वो सारी चीजें उस पर कंट्रोल बना के रखे कि ऐसा कोई भी वो नहीं है, उचित टाइम पर नेट डिस्कनेक्ट हो जाए। ऐसे जो भी पेजेस वगैरह हैं या ऐसे जो भी यूट्यूब चैनल्स या सोशल मीडिया अकाउंट्स वगैरह हैं जो रिलीजियस हेट्रेड फैला रहे हैं, उनके ऊपर काउंटर करना चाहिए ताकि रिलीजियस राइट्स ना हो। और अगर वो हो रहे हैं तो ऐसे केस में फास्ट ट्रैक जस्टिस उनको प्रोवाइड होना चाहिए, चाहे वो किसी भी रिलीजन के हो। अब वही बात, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपैक्ट ऑफ सेक्युलरिज्म ऑन इंडियन सोसाइटी, 5 नंबर का क्वेश्चन ऑलरेडी 2018-2021 में आ चुका है। ठीक है, सीधा सीधा क्वेश्चन था, डिस्कस इंपैक्ट ऑफ सेक्युलरिज्म ऑन इंडियन सोसाइटी। ठीक है, इसका आंसर हम देखेंगे। डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न एजुकेशन, सबसे पहली चीज, ठीक है, कि जो पहले रिलीजियस एजुकेशन मिलती थी, जो गुरुकुल वगैरह सिस्टम चलता था इंडिया में, वो सब चीजें खत्म हुई और मॉडर्न एजुकेशन स्टार्ट हुई। अब स्कूल्स, कॉलेजेस वगैरह ये सब स्टार्ट हुए। दूसरा, उस रिलीजियस टीचिंग्स की वजह से, ठीक है, पंच प्रथा, रिलीजियस लीडर्स जो थे वो अपना बेनिफिट देखने के लिए किसी भी ग्रंथ को गलत तरीके से इंटरप्रेट कर देते हैं। अब बाइबल लिखी हुई है, ठीक है, उसका इंटरप्रिटेशन अगर आपको कोई गलत तरीके से बता रहा है तो आपके दिमाग में तो गलत इंटरप्रिटेशन ही रहेगा। ठीक है, अगर कोई ग्रंथ संस्कृत या किसी और टफ लैंग्वेज में लिखा हुआ है और आपको लैंग्वेज नहीं आती, लेकिन आपको वो रिलीजियस लीडर जो इंटरप्रेट करके बता रहा है उस पर्टिकुलर श्लोक का अर्थ, या कुरान में कोई आयत लिखी हुई है उसका इंटरप्रिटेशन ही अगर गलत कर दिया गया किसी भी रिलीजियस लीडर द्वारा, तो उस रिलीजियस लीडर की जो मोनोपोली है वो खत्म होनी चाहिए। ठीक है, और वो खत्म कैसे होगी? जब ये जो रिलीजियस टीचिंग्स वाले जो स्कूल्स हैं, जो गुरुकुल्स वगैरह हैं, या जो भी चीजें हैं, ये खत्म होंगी तो ये मोनोपोली खत्म होगी और मॉडर्न एजुकेशन की तरफ हम बढ़े। ये एक मेजर इंपैक्ट था सेक्युलरिज्म का। एजुकेशन इज द बेस ऑफ सोसाइटी। अगर एजुकेशन चेंज होगी, एजुकेशन सिस्टम चेंज होगा, तो सिटीजन्स ऑफ इंडिया चेंज होंगे। ठीक है, पॉलिटिक्स जो थी रूरल एरिया की, पॉलिटिसाइजेशन जो था वो हुआ। अब लोग समझने लगे, ठीक है, कि जो रूरल एरियाज में पहले क्या होता है, ग्रामीण इलाकों में पहले क्या होता था कि लोग खड़े हो जाते थे, ठीक है, इलेक्शंस में, उन्होंने नॉमिनेशन फाइल कर दिया, उन्हें पता ही नहीं है, उनका मैनिफेस्टो ही नहीं है कि उन्हें अगले 5 साल में क्या काम करना है, और लोग उनको वोट देते और वो जीत जाते थे। लेकिन अब जो भी कैंडिडेट इलेक्शन में उतरता है, नॉमिनेशन फाइल करता है, उससे पहले पूरा मैनिफेस्टो उसके पास रहता है, वो क्या क्या काम करेगा, किस तरह से करेगा, उसका पूरा एक रोड मैप उसके पास रहता है। और वो कास्ट बेसिस पे भी काम करता है, रिलीजन बेसिस पे भी काम करता है, और इस पर्टिकुलर जगह की, इस पर्टिकुलर चीज की वजह से, पर्टिकुलर ग्रुप को टारगेट करने की वजह से, कास्ट को या रिलीजन को टारगेट करने की वजह से, वो इवेंचुअली डेवलपमेंट की तरफ जाता है। तो इसका ये होता है। ठीक है, एम.एन. श्रीनिवास ने अपनी एक बुक लिखी, ठीक है, उस बुक का नाम था सोशल चेंज इन इंडिया। उस बुक में उन्होंने 3 चीजों के बारे में डिस्कस किया, 3 पॉइंट उन्होंने बताए कि जो एक मेजर इंपैक्ट है सेक्युलरिज्म का ऑन इंडियन सोसाइटी। ये किसने लिखी बुक? एम.एन. श्रीनिवास ने। और बुक का नाम क्या था? सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, मॉडर्न इंडिया में होने वाला सोशल चेंज। तो इसमें 3 पॉइंट उन्होंने बताया कि आइडियोलॉजी ऑफ रिलीजन का रिडक्शन हुआ, रिलीजन कोई भी आइडियोलॉजी दे रहा है तो उसका रिडक्शन हुआ धीरे धीरे सेक्युलरिज्म की वजह से, कि लोग उन रिलीजियस टीचिंग्स की तरफ या उस आइडियोलॉजीज की तरफ ज्यादा इन्फ्लुएंस उससे नहीं हुए। इंटेलेक्ट और लॉजिक, अब कोई भी चीज अगर बात की जाती थी तो वो इंटेलेक्चुअल बेसिस पे बात की जाती थी, लॉजिकल बेसिस पे बात की जाती थी, साइंटिफिकली बेसिस पे बात की जाती थी। किसी भी सुपरस्टिशन को या कस्टम को इजीली अबेंडन कर दिया जाता था अगर वो बात साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है, लॉजिकली करेक्ट नहीं है, या रेशनली एप्रोप्रिएट नहीं है। रिडक्शन इन डिस्क्रिमिनेशन, जो भेदभाव किया जाता था, जो इनइक्वालिटी की जाती थी कास्ट बेसिस पर, रिलीजियस बेसिस पर, वो कम हुई है सेक्युलरिज्म की वजह से। ठीक है, कि अब लोगों को फर्क नहीं पड़ता कि ये पर्टिकुलर व्यक्ति किस धर्म का है, वो सिर्फ नेचर देखते हैं और बाकी कंडीशन, सोशल कंडीशन वगैरह देखते हैं। रिलीजन बेसिस पर या कास्ट बेसिस पर जो डिस्क्रिमिनेशन है वो कम हुआ है। ये सारी चीजें, ये तीनों चीजें किसने बताई हमें? एम.एन. श्रीनिवास, जो एक फेमस सोशियोलॉजिस्ट हुए,
उन्होंने सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया नामक बुक लिखी और उस बुक में ये 3 चीजें बताई कि अब जो है लोग इंटेलेक्ट की तरफ ज्यादा बढ़ रहे हैं, लॉजिक पे ध्यान दे रहे हैं, इन दोनों ही आइडियोलॉजीज का, इन दोनों ही चीजों का डेवलपमेंट हो रहा है। रिलीजियस आइडियोलॉजीज जो है वो धीरे धीरे कम हो रही है और कास्ट बेसिस डिस्क्रिमिनेशन या रिलीजन बेसिस डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है, वो डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो रहा है। सेक्युलरिज्म की अगर बात की जाए तो इसमें 3 चीजें होती हैं, ठीक है। ये चीजें होना बहुत ज्यादा आवश्यक है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, ठीक है। पहली चीज है टॉलरेंस, सहिष्णुता, कि आप सहिष्णु होने चाहिए, आपको कंट्रोलिंग एबिलिटी, सहने की एबिलिटी आपके पास ज्यादा होनी चाहिए कि अगर कोई, आपका रिलीजन अलग है और दूसरे का रिलीजन अलग है, उसके कस्टम्स अलग हैं, तो आप उन कस्टम्स को एक्सेप्ट कर सको। ये सारी चीजें किसमें आती है? टॉलरेंस में, कि दूसरे रिलीजन्स के कस्टम एंड ट्रेडिशंस को इजीली एक्सेप्ट कर लेना और आप पर उन कस्टम्स का, उन रिचुअल्स का कोई फर्क ना पड़ना। जैसे आपके रिलीजन में कुछ कस्टम्स हैं वैसे ही उनके रिलीजन में भी कुछ कस्टम्स हैं, वो फर्क ना पड़ना, हम टॉलरेंस की श्रेणी में रहते हैं। आर्टिकल 27, आर्टिकल 28, ठीक है। ये फ्रीडम ऑफ रिलीजन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स में एडेड है। आर्टिकल 27 एंड 28 ये दोनों चीजें क्या बताती हैं कि टॉलरेंस, सहिष्णुता। फिर आता है इक्वालिटी, समान, एक ही लेवल, ठीक है, कोई छोटा बड़ा नहीं। आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 इसको करेक्ट करते हैं। तो ये सारी चीजें अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन है, हम ये बताने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी हो गया कि हम सब इक्वल हैं, ये इस चीज को कवर कर रहा है। तो अगर इक्वल है तो हम सेक्युलर हैं, अगर हम टॉलरेंट है तो हम सेक्युलर हैं। आर्टिकल 14 में सीधे सीधे लिखा हुआ है राइट टू इक्वालिटी, ठीक है, एवरीवन इज इक्वल। आर्टिकल 15 नो डिस्क्रिमिनेशन बेसिस ऑन द कास्ट, सेक्स, कलर, रेस और एज, ठीक है। तो ये 15 बोल रहा है कि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा तो क्या है, सब इक्वल है। आर्टिकल 16 क्या दे रहा है? एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, नो डिस्क्रिमिनेशन इन एम्प्लॉयमेंट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। जब ये तीनों पॉइंट हैं फंडामेंटल राइट्स में, ठीक है, और बेसिक स्ट्रक्चर में भी इन्वॉल्व है, तो ये चीजें किसको दे रही, क्या है, इक्वालिटी को प्रूव कर रही है। और इक्वालिटी किसको प्रूव कर रही है? हमारे सेक्युलर होने को। उसके बाद आते हैं फ्रीडम पे, तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन है भाई आर्टिकल 25, आर्टिकल 26 में, पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स में। आर्टिकल 25 क्या कहता है? आर्टिकल 25 कहता है फ्रीडम ऑफ कॉन्साइज, फ्रीडम ऑफ प्रैक्टिस ऑफ द रिलीजन, ठीक है, कि आप किसी भी रिलीजन को एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है, उसके प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसको प्रोपोगेट कर सकते हैं। ये कौन कह रहा है? आर्टिकल 25, आर्टिकल 26 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो सीधे सीधे फ्रीडम ऑफ रिलीजन को प्रमोट करते हैं। और फ्रीडम ऑफ रिलीजन अगर है तो हम सेक्युलर हैं। उसके बाद डीपीएसपी में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड का उल्लेख है, हालांकि ये प्रेफरेंस दी गई है, ये एक डायरेक्शंस दी गई है स्टेट को कि आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करें, और उन डीपीएसपी में आर्टिकल 44 के तहत यूनिफॉर्म सिविल कोड को इंक्लूड किया गया है। ये एक रोड प्लान होता है, एक रोड मैप होता है कि हमें आगे क्या करना है। मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड गवर्नमेंट की लिस्ट में है कि ये काम किया जाना है और उसके प्रति प्रयासरत है। फंडामेंटल ड्यूटीज की बात की जाए, फंडामेंटल ड्यूटीज आर्टिकल 51 ए में इंक्लूडेड है। उसमें फ्रेटर्निटी, भाईचारे की बात हुई है, हार्मनी की बात हुई है, ठीक है। 51 ए का अपन देख लें, सी जो पार्ट है कि सिक्योरिटी ऑफ द नेशन के लिए हम सब तत्पर रहेंगे। तो जब एक चीज हमें कॉमन बना रही है, आर्टिकल 51 ए में जो फंडामेंटल ड्यूटी है सी, ठीक है, कि जब भी देश पर कोई भी, हम सब देश की प्रभुता, अखंडता, इंटीग्रिटी एंड यूनिटी ऑफ नेशन के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। तो हम सब में सिटीजन्स ऑफ द नेशन आ गए हैं, और सिटीजन्स ऑफ नेशन किसी भी रिलीजन के हो, तो ये चीज किसको प्रमोट कर रही है? फ्रेटर्निटी को, हार्मनी को, ठीक है, कि हम सब एक साथ कार्य करेंगे। तो इस तरह से हमारा नेक्स्ट टॉपिक कंप्लीट होता है, डिक्लेरेशन कंप्लीट। और अब हम चलेंगे ग्लोबलाइजेशन पर, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम ग्लोबलाइजेशन के बारे में इन डेप्थ डिस्कस करेंगे, ये कैसे होता है, क्या इसके कारण है, ये सोसाइटी को इम्पेक्ट कैसे करता है। मतलब हर प्रोसेस ऑफ चेंज वाला जो टॉपिक है उसमें कोई भी सब टॉपिक हो, आपको सीधे सीधे ये देखना है कि 3 चीजें पर फोकस रखना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है। पहला, उस पर्टिकुलर कीवर्ड के बारे में आपके पास पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, डेफिनेशन होनी चाहिए,
उसके बारे में कोई भी सोशियोलॉजिस्ट है उसने कोई बुक लिखी है उसके बारे में पता होना चाहिए, जो हम बात कर रहे हैं कंटिन्यूसली, ठीक है। उसके बाद वो हो कैसे रहा है, ग्लोबलाइजेशन कैसे हो रहा है, ठीक है, या संस्कृताइजेशन कैसे हो रहा है, वेस्टर्नाइजेशन कैसे हो रहा है, सेकुलरिज्म कैसे हो रहा है, ठीक है, वो चीजें उसके कॉजेज बहुत इंपॉर्टेंट है। और थर्ड पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है वो है उसके इम्पैक्ट, कि ग्लोबलाइजेशन अगर हो रहा है तो उसके इम्पैक्ट क्या है। ये सारी चीजें हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर ग्लोबलाइजेशन हम कंप्लीट करेंगे और इसको रिवाइज कर लीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।